अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। अपने ही गिराते हैं नशे मन की बिजलियां। तो यही होने वाला है पूरे बिहार विधानसभा में। काफी उलटफेर देखने को मिल रहा है, जहां महागठबंधन के घटक दल वीआईपी पार्टी ने संजू सिंह निषाद को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। और अभी तक जबकि महागठबंधन की सीट शेयरिंग नहीं हो पाई है कि किस। अगर हम जाति समीकरण की बात करेंगे तो तौकीर आलम को शेरशाहवादी भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है, और दूसरी तरफ अगर हम इशरत परवीन की बात करें तो शेरशाहवादी हो, मुस्लिम हो या हिंदू मूल्य लोग हो, वो भी काफी उनको सपोर्ट करते हैं। हालांकि सिटिंग विधायक मनोहर प्रसाद सिंह जो है आगे चल रहे हैं, जो कि उनको सीट की जो यहाँ के प्रत्याशी अभी प्रेजेंट टाइम में भी वो अभी विधायक हैं। प्रत्याशियों में आगे चल रहे हैं वो। जी, अभी प्रत्याशियों में आगे चल रहे हैं और अभी कहा नहीं जा सकता है, अंतिम दौर तक कुछ भी हो सकता है। जहां तक सुपौल विधानसभा क्षेत्र की बात है तो विजेंद्र यादव जो वर्तमान विधायक है, कोई भी प्रत्याशी आ जाए महागठबंधन से कोई असर होने वाला नहीं है। आज भी जो कटाव का दंश झेल रहे हैं, और वर्तमान विधायक से लेकर पूर्व विधायक तक भी इन लोगों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए, तो कटाव एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। Diwali delight at Kalyan Jewelers. Up to 50% off on making charges. Conditions apply. बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि बिहार के अलग अलग विधानसभा से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और आज चर्चा करेंगे कि बिहार के अलग अलग विधानसभा में खास करके कोसी सीमांचल में क्या स्थिति है, किसकी मजबूती है, कौन पार्टी जो है आगे चल रही है या किस उम्मीदवार की दावेदारी किस तरह की है, कौन से नेता किस पार्टी में दल बदल की योजना बना रहे हैं, यह सिलसिला कब तक जारी रहेगा, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। साथ ही मुद्दा रहेगा जमीनी मुद्दे जो है वहां क्या रहा, विकास कितना हुआ, जनता ने क्या कहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको मैं बता दूं हमारे साथ कुणाल जुड़ चुके हैं सुपौल से, रवि बरारी से और सरफराज जो है प्राणपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है बीएमडब्ल्यू न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। तो शुरुआत करते हैं कुणाल से। कुणाल जी बताइए किस तरह का माहौल है बिहार विधानसभा में। जी, बिहार विधानसभा की जहां बात करें तो हम सुपौल जिले की बात कर रहे हैं, जहां 5 विधानसभा क्षेत्र है। सबसे पहले हम सुपौल विधानसभा की बात करेंगे। यहाँ से जो वर्तमान के विधायक है विजेंद्र प्रसाद यादव, उनका एक अपना व्यक्तिगत छवि है और उनके नाम पे सुपौल जिले के 5 विधानसभा चुनाव प्रत्याशी यहाँ से जीत के जाते हैं। कहने में आपको बता दें, जब 2020 की चुनाव की बात आई थी तो विकास के नाम पे यहाँ चुनाव लड़ा गया था, लेकिन देखा गया था कि सुपौल विधानसभा क्षेत्र से वरिष्ठ मंत्री जो बिहार सरकार के विजेंद्र प्रसाद यादव नामांकन करने के बाद अपने क्षेत्र में नजर नहीं आए थे, लेकिन जनता का उनके साथ विश्वास था, जो लगभग 20,000 मतों से यहाँ से जीत के गए थे। लेकिन इस बार का जो माहौल है सुपौल विधानसभा क्षेत्र से कहीं ना कहीं अच्छा विकास हुआ है, लेकिन रोजगार के क्षेत्र में ऐसा कुछ देखा नहीं जा रहा है, खासकर सुपौल विधानसभा में। लेकिन यहाँ के जो मजबूत प्रत्याशी है विजेंद्र प्रसाद यादव, वो ना तो जदयू के नाम पर जीतते हैं, ना विजेंद्र प्रसाद, सॉरी माफ कीजिएगा, ना ही किसी अन्य प्रत्याशी के नाम पे जीतते हैं। लेकिन विजेंद्र प्रसाद यादव का अपना छवि है और वो खुद विकास के नाम पे जीत के जाते हैं यहाँ से। और कहीं ना कहीं सुपौल विधानसभा से फिर इस बार जीतती हुई नजर आ रही है विजेंद्र प्रसाद यादव। रही बात दूसरी सीट पिपरा विधानसभा, जहाँ से वर्तमान विधायक रामविलास कामत जी, उनका जनता के बीच में खासा नाराजगी भी देखा गया है, लेकिन फिर भी यहाँ से निश्चित रूप से हमारी जो अनुमान है और ग्राउंड रिपोर्ट की जो बात कर रहे हैं, क्षेत्र की बात कर रहे हैं, कंफ्यूजन है। लेकिन वहां पे अभी तक महागठबंधन का प्रत्याशी अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कि कौन प्रत्याशी होंगे, इसलिए वहां भाजपा गठबंधन से कौन प्रत्याशी है अभी? भाजपा गठबंधन से यहाँ पे अभी रामविलास कामत जी पिपरा से प्रत्याशी और सुपौल से विजेंद्र प्रसाद यादव जी है। क्या उन लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है? जी, तैयारी शुरू कर दी है। 14 तारीख को नामांकन भी है उन दोनों का, सुपौल से विजेंद्र प्रसाद यादव जी का और पिपरा से रामविलास कामत जी का। सुपौल में कब चुनाव है, 6 को या 11 को है?
11 नवंबर को सुपौल में चुनाव होना है। सेकंड फेज में। जी जी तो तैयारी तैयारी पुरजोर है। अब ये बताइए कुणाल की जो जमीनी मुद्दे हैं वहां के, जैसे बाढ़ की समस्या सबसे ज्यादा जमीनी मुद्दे, पलायन की समस्या है, फिर शिक्षा के ऊपर जो कितना काम हुआ है, जनता में किस तरह की बातें हैं, जनता इन मुद्दों को किस तरह से ले रही है, नेताओं के प्रति उनका किस तरह का रवैया है। देखिए, सुपौल विधानसभा की जहां तक हम बात कर रहे हैं, यहाँ तो अभी जनता के बीच में रोजगार का मुद्दा नहीं है, कोसी की समस्या है और हर साल कोसी की मार झेलती है सुपौल जिला। लेकिन अभी जो वर्तमान में बिहार सरकार के द्वारा वृद्धा पेंशन को 400 से 1100 रुपया कर दिया गया है और 10-10 हजार रुपया महिला स्वरोजगार योजना दिया गया, 100 यूनिट बिजली फ्री कर दिया गया। इस योजना से लोगों में काफी खुशी और एनडीए की ओर झुकता हुआ दिख रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे विधानसभा में, तो हम बात करते हैं बरारी विधानसभा की। तो बरारी विधानसभा में क्या चल रहा है रवि। बरारी विधानसभा में इस बार कांटे की टक्कर दिखेगी और यहाँ पे तो जदयू के विधायक हैं जो एनडीए गठबंधन से हैं, विजय सिंह निषाद जी, उनके बारे में थोड़ा सा परिचय दे दूं। वो कटिहार के से 10 साल मेयर रहे, फिर उन्होंने बरारी विधानसभा से जदयू के विधायक रहे 2020 से 25 के बीच। इस बार भी एनडीए की तरफ से लगभग तय माना जा रहा है कि विजय सिंह निषाद ही उम्मीदवार होंगे। रही बात महागठबंधन की, तो महागठबंधन में इस बार काफी उलटफेर देखने को मिल रहा है। जहां महागठबंधन के घटक दल वीआईपी पार्टी ने संजू सिंह निषाद को प्रत्याशी घोषित कर दिया है और अभी तक जबकि महागठबंधन की सीट शेयरिंग नहीं हो पाई है कि किससे में, लेकिन वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने उन्हें सिंबल दे दिया है कि बरारी विधानसभा से संजू सिंह निषाद वीआईपी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होंगे। तो यहाँ पेट फंसता हुआ उम्मीदवार रहेंगे रवि, क्या लगता है कि वो कांटे की टक्कर दे पाएंगे। जी बिल्कुल, स्वर्गीय उमेश सिंह निषाद उनके पति का अच्छा खासा छवि रहा है और खुद संजू सिंह निषाद 3 बार मुखिया रही हैं और तो क्योंकि ये निषाद उन्हीं की रोड एक्सीडेंट में दुर्घटना में जो डेथ हो गई। जी नहीं, वो राजद के कौशल किशोर यादव जी थे जो राजद के प्रत्याशी के रूप में दावेदारी थी उनका देहांत हो गया था। वीआईपी पार्टी वो लंबे समय से बीमार थे उमेश सिंह निषाद जी, उनकी धर्म पत्नी को वीआईपी सुप्रीमो ने टिकट कहा जाए एक तरह से कि अपना सिंबल दे दिया है। हालांकि अभी तक महागठबंधन की सीट क्लियर नहीं होगी। जनता में उनकी पकड़ है, वो बैठते हैं जनता के बीच में उनके लोग। जी, जब से उमेश सिंह निषाद की अपनी छवि रही है पूरी विधानसभा में, लगातार पिछले 6 महीने से उन्होंने काफी मेहनत की थी। हालांकि दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई बीमारी की वजह से। उनके देहांत के बाद उनकी पत्नी ने भी मोर्चा संभाला और अभी विगत 3 महीने से उनकी पत्नी लगातार विधानसभा के दौरा कर रही है। तो वैसे तो सहानुभूति वोट की बात अगर करें तो सहानुभूति में तो जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं नीरज यादव जी, उनकी पत्नी को भी सहानुभूति वोट, क्या उनके चुनाव लड़ने की अटकलें हैं कुछ। बिल्कुल अभी भी अटकलें हैं। स्वर्गीय नीरज यादव की पत्नी बेबी कुमारी लगातार पिछले 1 वर्षों से पूरे विधानसभा क्षेत्र का दौरा लगातार कर रही हैं और प्रबल दावेदार मानी जा रही थी राजद की तरफ से कि बेबी कुमारी को टिकट मिले। हालांकि राजद में सवाल ये उठता है कि महागठबंधन में सीट तो किसी एक को जाएगा, चाहे वो वीआईपी को जाए चाहे आरजेडी को जाए। तो क्या लग रहा है कि ये जो संभावित प्रत्याशियों की बात कर रहे हैं, कोई इसमें निर्दलीय उम्मीदवार होंगे। बिल्कुल इसी पसोपेश में है जहां संजू सिंह निषाद ने स्पष्ट कर दिया है कि वीआईपी पार्टी से मैं लड़ूंगी। वहीं बेबी कुमारी से भी मेरी बात हुई है, उन्होंने भी एक बात कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगी और राजद से ही लड़ूंगी। अब क्योंकि बरारी में मुझे सबसे ज्यादा संभावित उम्मीदवार दिख रहे हैं, संयोगिता सिंह दिखाई दे रही है, भाजपा की एक नेत्री है आपकी जो क्या कहते हैं चेयरमैन भी हैं वहां पे नगर परिषद की, बबीता यादव जी मुझे नजर आ रही हैं। तो बड़ा कंफ्यूजन है बरारी को लेकर। बरारी विधानसभा सीट इस बार प्रत्याशियों से भरा हुआ सीट था। शुरू से ही राजद में करीब 1 दर्जन लोग संभावित प्रत्याशी थे। भाजपा में जो एनडीए गठबंधन के घटक दल में प्रमुख घटक दल है, उनकी भी कम से कम 5 प्रत्याशी अभी भी चाह रहे हैं कि उन्हें टिकट मिले।
जिनमें पूर्व विधायक विभास चंद्र चौधरी जी शामिल हैं, शांति भाजपा नेत्री शांति जायसवाल शामिल हैं, इतने सारे मुख्य लोग लगे पार्षद हुए जो लाइन में चुनाव लड़ने के लिए। जी हाँ बिल्कुल, अभी तब भी तो इस उनके बात से सोशल मीडिया तब तो इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि उम्मीदवार चाहे किसी भी पार्टी का हो, हर पार्टी में कोई ना कोई भितरघात करने के लिए तैयार रहेगा। बिल्कुल। सबसे बड़ी समस्या इस बार बराड़ी विधानसभा में जो प्रत्याशी को घोषित किया जाएगा, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या महागठबंधन हो, इनका सबसे बड़ा समस्या यही रहेगा भीतरघात का, क्योंकि हर पार्टी में 5-7 उम्मीदवार हैं और सबकी इच्छा है विधायक बनने की। और भाजपा में भी पूर्व विधान 2 बार के विधायक रहे हैं विभास चंद्र चौधरी, वो चाह रहे हैं कि मुझे टिकट भाजपा से मिले। शांति जायसवाल भाजपा नेत्री है, प्रदेश में महिला मोर्चा में भी है, वो चाह रही है कि मुझे टिकट मिले। मुख्य पार्षद है नगर पंचायत की, काफी चर्चित महिला है, सशक्त महिला के रूप में जानी जाती है बबीता कुमारी यादव जी, वो चाह रहे हैं कि मुझे टिकट मिले। निषाद में बात कर लें तो युवा चेहरा है अमन कुमार निषाद, उनकी भी इच्छा है कि उन्हें, क्योंकि मैं थोड़ा सा समीकरण बताना चाहूंगा दर्शकों को कि ये जो बराड़ी विधानसभा सीट है, ये निषाद यदि केवरत जाति को जोड़ दिया जाए तो निषाद समुदाय की लगभग 1 लाख वोटर हैं यदि केवरत को जोड़ दिया जाए। और वही सबसे बड़ा रोल बराड़ी विधानसभा में रहते हैं केवरत, निर्णायक भूमिका में निषाद में बहुत सारी जाति आती हैं, जिसमें अभी वर्तमान विधायक जो है विजय सिंह निषाद, वो गोरी जाति से ताल्लुक रखते हैं। तो निषाद में 17-18 जाति यदि मिला दिया जाए तो तकरीबन 1 लाख वोटर हैं निषाद के, और 1 लाख वोटर यहाँ मुस्लिम समुदाय के भी हैं। तो मुसलमान और निषाद यहाँ अहम भूमिका निभाते हैं विधायक बनाने। चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारे साथ, आप सबको बता दूं सर, मैं एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा। जी एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा सर, यहाँ एक नया चीज है। मुस्लिम में जो महागठबंधन का कोर वोटर माना जाता है हमेशा से, यहाँ मुस्लिम युवाओं में इस बार विरोधाभास आरजेडी की तरफ से देखा जा रहा है। उनका कहना स्पष्ट शब्दों में मैंने कही, ये बराड़ी की नई बात नहीं है। इस बार मुस्लिमों का राजद के प्रति बहुत ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। हमने दूसरे विधानसभा में भी बात की, सदर की बात करें, कटिहार सदर की, वहां भी यही चीज देखने को मिली। पटना में कुछ जगहों पे हम गए तो पटना के जो विधानसभा सीटें हैं वहां पर भी जहां पे मुस्लिम समुदाय का बोलबाला है वहां भी देखने को मिला। वहीं अगर बात करें मनिहारी में, तो मनिहारी चूंकि आपके सीमांचल का क्षेत्र में बड़ा एक सीट है, वहां भी हमने देखा मुस्लिमों में राजद के प्रति बड़ी नाराजगी है। चलिए बहरहाल फिलहाल हम चलते हैं। अभी हमारे साथ आपको बता दें एक बार जुड़ चुके हैं मनिहारी से हमारे संवाददाता सनोवर, लेकिन शुरुआत करेंगे सरफराज से। सरफराज हमें बताएंगे प्राणपुर की क्या स्थिति है। तो सरफराज, क्या हालचाल है प्राणपुर का? क्या टक्कर वहां पे जोरदार होने वाली है? जी बिल्कुल, क्योंकि कहा जाए तो बिहार में चुनाव काफी दिलचस्प होती है और ऐसे में प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है। हालांकि इस क्षेत्र में अभी वर्तमान विधायक बीजेपी से निशा सिंह है, हालांकि कई बार उसका विरोध भी हो चुका है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि इनके विरोध इस कारण होता है क्योंकि जब विधायक इन्होंने बनी और विधायक बनने के बाद इनका काम, जैसे विकास की बात करें तो विकास अब जाकर ये क्षेत्र में विकास हो रहा है। हालांकि वहां के कुछ लोगों का भी मानना है कि 4 साल तक तो कोई विकास नहीं हुई, जब चुनाव नजदीक आया इसमें तब जाकर जो है विकास का काम किया जा रहा है। हालांकि इस पे जो है प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र जो है, इसमें महागठबंधन से जो है तौकीर आलम की भी जो है सीट बताई जा रही है और महागठबंधन से फिर आरजेडी को भी जो है टिकट मिलने की संभावना, क्योंकि आरजेडी से है इसरत परवीन और कांग्रेस से जो है तौकीर आलम बताया जा रहा है। फिलहाल जनसुराज में बताइए, वहां पे निर्णायक भूमिका में कौन सा वोटर रहता है, कौन सी जाति, क्या जाति समीकरण का प्रभाव देखने को मिलता है वहां पे प्राणपुर में? बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम जाति समीकरण की बात करेंगे तो तौकीर आलम को शेरशाहवादी भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है, और दूसरी तरफ अगर हम इसरत परवीन की बात करें तो शेरशाहवादी हो, मुस्लिम हो या हिंदू मूल्य लोग हो, वो भी काफी उनको सपोर्ट करते हैं। हालांकि राजनीति में वो कई बार वहां पर अपना पकड़ अच्छा बना चुकी है, और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर जो बताया जा रहा है, लोगों का मानना है कि अगर आरजेडी से अगर उनको टिकट दी जाती है तो कहीं ना कहीं उनके समर्थक जो हैं काफी उत्साह होंगे।
और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि ईश्वर प्रवीण ने मेहनत भी काफी की है पिछले 5 सालों में। बिल्कुल बिल्कुल, काफी प्राणपुर विधानसभा में काफी उन्होंने मेहनत की है, अपना अच्छा पकड़ बनाया है, अपना अच्छा जो है वहाँ प्राणपुर विधानसभा में अपना अच्छा छवि बनाई है। अब वक्त देखना होगा कि क्या इस बार महागठबंधन से किनको टिकट दी जाती है, या फिर आरजेडी से जो है इशरत परवीन को दी जाती है, या तो फिर प्राणपुर से जो है कांग्रेस से आपका जो है वो ताकिर आलम को दिया जाता है। लेकिन फिलहाल जो है कई बार निशा सिंह बीजेपी की विधायिका है, वो कई बार चर्चा में आई है। फिलहाल एक वीडियो भी उनका तेजी से वायरल हुआ था, उस वीडियो में काफी लोग जो है नाराज दिख रहे थे, विकास को लेकर वो नाराज दिख रहे थे। हालांकि अच्छा मानना ये ये भी जा बताइए, रहा है कि कई बार उन्होंने जनसुराज विकास के की है। सोनू सिंह निषाद का टिकट आपके प्राणपुर से फाइनल हो चुका है, उनकी क्या पकड़ है, उनकी क्या राजनीति समीकरण कहती है, कितना असर डाल सकते हैं वो? फिलहाल तो वो अभी जो कहा जा सकता है कि लोग वहां से मानते हैं कि अभी ये जो है सोनू सिंह जो है वो अभी फिलहाल मैदान पर उतरे हैं, और ये लगातार जो है अपना पकड़ बना रहे हैं। फिलहाल जो है अगर देखेंगे तो ये निशा सिंह का जो है वो वोट काटने का इनका प्रक्रिया रहेगा, मतलब या निशा ये सिंह का मान ही वोट सकते हैं। कटेगा अगर सोनू सिंह निषाद खड़े होते हैं जनसुराज से तो? जी जी। चलिए अब रुक कर लेते हैं मनिहारी का। मनिहारी से हमारे साथ सनोवर जुड़ चुके हैं। मैं चाहूंगा कि सनोवर बताएं कि इसमें क्या हो सकता है। धन्यवाद सर। मैं अभी मनिहारी से अभी हम जुड़े हैं और हम आपको बता दें कि मनिहारी विधानसभा में काफी चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। काफी यहाँ पे जो भी प्रत्याशी हैं, या तो जेडीयू से, या तो महागठबंधन से, एनडीए से, या तो महागठबंधन से, सभी पार्टी लगातार जो पटना दौरे पर हैं और अपने जो है अब जो भी उनसे संबंधित जनप्रतिनिधि जो भी नेता है उनसे मिल रहे हैं और सभी अपने आप को बेस्ट बेस्ट बता रहे हैं कि हम बेस्ट, हम मतलब अभी बेस्ट। अभी तो मनिहारी और पटना की दूरी कम हो गई है। जी अभी बहुत कम दूरी हो गई है, लगता है कि 1 घंटे में पटना, 1 घंटे में मनिहारी, ऐसा हो गया है। और काफी भागा दौड़ी हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे बता दें कि महागठबंधन से जो है कि बताया जा रहा है कि सिटिंग विधायक मनोहर प्रसाद सिंह जो है आगे चल रहे हैं, जो कि उनको सीट की जो यहाँ के प्रत्याशी अभी प्रेजेंट टाइम में भी वो अभी प्रत्याशियों विधायक हैं। प्रत्याशियों में आगे चल रहे हैं वो। जी अभी प्रत्याशियों में आगे चल रहे हैं और अभी कहा नहीं जा सकता है, अंतिम दौर तक कुछ भी हो सकता है। और वहीं चलिए तो एनडीए के तरफ से संभावित उम्मीदवारों में एक आध के नाम अगर आप गिना सके जो संभावित उम्मीदवार हैं मनिहारी से। यहाँ कई पार्टियां हैं जो कि महागठबंधन से कांग्रेस में मनोहर प्रसाद सिंह है, और उनसे जुड़े क्या बोलते हैं लाभा से जो है कि और भी कुछ पूर्व मुखिया के तौर पर हैं यहाँ पे। और जो है कि एक बताया जाता है कि डॉक्टर साहब हैं कटिहार से, डॉक्टर विपिन उनका सिंह। नाम डॉक्टर विपिन सिंह, वो भी लगातार इस पर बने हुए हैं, वो भी पटना में बैठे हुए हैं। अब जो प्रेजेंट टाइम में भी विधायक वो भी पटना में है, उनको भी डर है कि मेरा टिकट कट ना जाए। तो एनडीए के तरफ से जो है आगे चल रहे हैं यहाँ के शंभू कुमार सुमन, वो जो है एसटी आयोग के यहाँ पे अध्यक्ष रह चुके हैं। अध्यक्ष भी रह चुके और हैं। जी, और यहाँ पे 2 टाइम से जो है कि विधानसभा की लोजपा तैयारी भी में है। दावेदारी कर रही है मनिहारी सीट को लेकर जी के, क्योंकि मनिहारी रिजर्व सीट लोजपा है। जी लोजपा भी यहाँ पे लगातार प्रयास कर रही है। सीता उरांव करके है, वो भी लगातार यहाँ पे जो है पटना दौरे पर है कि ये जो मनिहारी विधानसभा एसटी सीट है वो लोजपा के खाते में जाए। और वहीं एक दिलचस्प वाली बात है कि एक जेएमएम की एंट्री हुई है यहाँ पे कुछ एक दो दिन बीते बीते 1-2 दिन में जो है कि जेएमएम की यहाँ पे एक जो माहौल बन रहा था कि यहाँ पे जेएमएम को मिल रही है सीट, लेकिन अभी तक किसी पर जो है मोहर नहीं लगा है। और जो है कि यहाँ पे सूत्र के अनुसार जो है जेडीयू से शंभू कुमार सुमन जो है उनको टिकट मिलने की संभावना है। वहीं बता दें जेडीयू से और एक प्रत्याशी है वंदना सिंह, वो भी पूर्व विधायक विश्वनाथ सिंह की जो है पुतहू हैं, जो डॉक्टर इन लॉ बताए जाते हैं, वो भी तैयारी में जुटे हुए हैं। काफी सरगर्मी तेज हो चुकी है मतलब मनिहारी की। मनिहारी में भी अब बहुत टफ फाइट है टिकटों को लेकर कि जो आला जी जी कमान, जी सबके जो आला कमान है
वो सोचने पर मजबूर हो जा रहे हैं कि कौन सी टिकट किसको दें। चलिए सनोवर, जी फिर जी जी। जुड़ते हैं आपके साथ। फिलहाल के लिए मैं ले चलता हूं आप सबों को, जुड़वाता हूं अपने दर्शकों को। कदवा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं चिन्मय। चिन्मय से बात होती है। चिन्मय, बहुत बहुत स्वागत है। चिन्मय, क्या है कदवा की स्थिति, शकील अहमद का क्षेत्र? जी, कदवा में शकील अहमद जो वर्तमान विधायक हैं, कुछ दिन पूर्व से उनके खिलाफ उनके ही गठबंधन के लोगों के द्वारा काफी विरोधाभास देखा गया है, जिसकी कई सारी खबरें सोशल मीडिया सहित कई अन्य न्यूज चैनलों पे चली। हालांकि उन्हीं कदवा के का संगठन के लोग उनका विरोध कर रहे थे। जी जी जी, राजद के प्रखंड अध्यक्ष थे, उन्होंने सोशल साइट पे आके शकील अहमद के विरोध में मोर्चा खोला था। ठीक है, अभी लेकिन भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कदवा काफी दिलचस्प रहा है, क्योंकि कदवा की सीट पर बता दे कि कभी इनका कोई एक तय सीमाना नहीं रहा है कि किस पे भरोसा जाएगा। चूंकि यहाँ से निर्दलीय जीतकर भी बिहार सरकार में मंत्री बने हैं कई कद्दावर विधायक, उनमें से हिमराज सिंह थे जो पथ निर्माण मंत्री बने थे। तो ऐसा है, जो निर्दलीय उम्मीदवार पर भी दांव खेला जा सकता है। हालांकि कोई सीट क्लियरेंस नहीं हुई है, इसलिए कुछ भी कहना जायज नहीं होगा जब तक कि कोई ऑफिशियल लेकिन लेकिन अनाउंसमेंट लेकिन नहीं जिस हो जाए तरह से पार्टी के द्वारा। एनडीए गठबंधन में नाम आ रहा है कि पूर्व सांसद जो है कटिहार के दुलाल चंद्र गोस्वामी, वो भी दावा कर रहे हैं कदवा जी, विधानसभा से। कहा जा रहा है जो कि पूर्व सांसद भी इस क्षेत्र पे टिकट की दावेदारी में है। लेकिन जदयू के कई, अगर बता दे तो जदयू के कई नेता हैं जो इस सीट से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। उनमें वर्तमान जिला अध्यक्ष जो जदयू के हैं, जो इससे पिछले विधानसभा चुनाव में जदयू ने उनके चेहरे पे भरोसा भी जताया था, सूरज प्रकाश राय मैदान में हैं। आशा सुमन का भी नाम आ रहा था कुछ दिन पूर्व, जो जदयू के दावेदार हैं। जबकि लोकसभा चुनाव में नामांकन के बाद जदयू में शामिल हुए हिमराज सिंह भी दावेदार बताए जा रहे थे। हिमराज सिंह तो पूरी तरह से कैंपेन वगैरह भी कर रहे थे, उनकी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थी, तो अब क्यों साइलेंट हो गए वो? जी, कहीं ना कहीं कुछ अभी ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है, इसलिए इन सभी बातों पे कई सारे कयासों के आधार पे ही खबर बताई जा रही है। लेकिन ऑफिशियल अनाउंस होने के बाद ये बिल्कुल सही बात है कि कदवा की राजनीति काफी दिलचस्प होगी, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू को में टिकट जाने के बाद भाजपा से बागी तेवर अपनाए थे डॉक्टर चंद्रभूषण ठाकुर, और कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को काफी बड़ा झटका दिया था। और तो इस दूसरे बार भी स्थान कोई पे बागी तेवर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कुछ न्यूज चैनल पे या मैं कहीं देख रहा था जी, चंद्रभूषण ठाकुर जो है फिर से। ऐसी ऐसी कोई खबर उनके द्वारा अभी तक नहीं मिल पाई है, और ना ही ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा हुई है जो कि एनडीए गठबंधन में वो सीट किसके पास जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इंतजार करना चाहिए कि जब तक टिकट का अनाउंस नहीं हो जाता है, किस पार्टी से चुनाव लड़ने की बात नहीं आ जाती है, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इन सभी चुनाव में जनस्वराज एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। जनस्वराज किस पर दांव खेलती है, उनका क्या होता है, क्योंकि जनस्वराज के पास जनाधार की बात बताई जा रही है कि जनस्वराज वर्तमान विधानसभा चुनाव में बड़ी मुद्दे पर राजनीति करना चाह रही है, और वैसे राजनीति कई विधानसभा के गणित को बिगाड़ सकती है। चलिए कुणाल कुणाल से एक बहुत कम समय में शॉर्ट बाइट ले लेते हैं। उसके बाद अगर कुणाल एग्जिट करना चाहे तो कर लीजिएगा। कुणाल, ये बताइए, क्या ये जो दल बदल की जो राजनीति है, जो नेताओं के दल बदलने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, उससे जनता को धक्का लगा है, या उनको लगता है कि ये उनके साथ छल हो रहा है? देखिए, जहाँ सुपौल विधानसभा क्षेत्र की बात करें, सुपौल जिला में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। यहाँ एक त्रिवेणी छातापुर जो जगह है, वहां से विपिन सिंह आजेदी तो उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि वो वीआईपी कोटा में वो सीट जा रही है, जिससे जो पनोरमा के सीएमडी संजीव मिश्रा जी वहां से दावेदारी पेश कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। लेकिन अगर संजीव मिश्रा के लिए वीआईपी पार्टी को संजीव मिश्रा के लिए तो बोला जा रहा है कि काफी टाइम से फील्डिंग कर रहे हैं वो। जी जी जी, संजीव जी काफी दिनों से अपनी मेहनत कर रहे हैं, क्षेत्र में जनता के बीच में जा रहे हैं। और जहां तक विपिन सिंह की बात है, जो आरजेडी के पिछले साल उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार अगर उन्हें टिकट नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं वो बागी तेवर अपना सकते हैं छातापुर विधानसभा क्षेत्र से।
बाकी बाकी सुपौल के केवल चारों हो सकता है, विधान मतलब इस बार है कि वहां पे कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। जी जी जी, सुपौल के दो विधानसभा सीट है, एक त्रिवेणीगंज और एक छातापुर, जहां कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। सुपौल से जहां तक बात है, महागठबंधन के प्रत्याशी के अभी तक घोषणा नहीं हुआ। संभावित प्रत्याशी के रूप में अनुपम जी बताए जा रहे हैं, मिन्नत रहमानी जो पिछले बार के प्रत्याशी भी रहे हैं। और एक सूत्र से जानकारी मिली है कि यहाँ पे जो सुपौल के पूर्व सांसद है मिन्नत, सॉरी माफ कीजिएगा, रंजीत रंजन के बेटा भी यहाँ पे चुनावी मैदान में आ सकते हैं। इसलिए अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ कि महागठबंधन से कौन उम्मीदवार है, लेकिन जहां तक सुपौल विधानसभा क्षेत्र की बात है, तो विजेंद्र यादव जो वर्तमान विधायक है, कोई भी प्रत्याशी आ जाए महागठबंधन से कोई असर होने वाला नहीं है। ऐसा असर होना दिखता नहीं है क्योंकि जनता उनके साथ है। तो आप कह रहे हैं कि बाढ़ को लेकर काफी समस्या रहती है, तो क्या दिलेश्वर कामत ने उस तरह से काम किया है? जी देखिए, जहां तक बाढ़ की समस्या है, आज तक सुपौल जब से जिला बना है, जिला से पहले भी जहां तक हमें जानकारी है, बाढ़ की मार सुपौल जिला हर साल झेलती है। लेकिन वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या स्थानीय विधायक सांसद हो, किसी के द्वारा अस्थायी पहल नहीं की जा रही है। तो कहीं ना कहीं बाढ़ की मार वो हर साल झेलती है। इससे तो इफेक्ट ये हो बाढ़ की सकता मार इस है। बार विधायक को ना झेला दे। जी जी, हो सकता है विधायक को चलिए। मार जला सकता है यहाँ पे। लेकिन जहां तक सुपौल से बात कर ले, तो मरौना क्षेत्र आता है सुपौल विधानसभा क्षेत्र में, वहां पे विजेंद्र प्रसाद यादव की काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है। और सारे जगह से वोटिंग में डाउन होने के बाद भी मरौना से लीड करके वो जीतते हैं। कहीं ना कहीं सुपौल विधानसभा का क्षेत्र मरौना सेक्टर हर वर्ष साबित होता है हर विधानसभा में। चलिए एक बार फिर से कॉल ले लेते हैं। प्राणपुर से सरफराज जुड़े हुए हैं। सरफराज, क्या लग रहा है इस बार किन मुद्दों पर चुनाव होने वाले हैं? मुद्दे क्या रहेंगे जो अहम मुद्दे हैं प्राणपुर से? बिल्कुल, जिस तरह से अगर हम मुद्दे की बात करते हैं तो प्राणपुर में हर साल बाढ़ भी आती है, कटाव भी भीषण होते हैं। और बात करेंगे प्राणपुर की, तो प्राणपुर के एक स्कूल के पीछे और जो महानंदा और गंगा की नदी जो है उसमें भीषण कटाव अगले साल भी हुई थी और इस बार भी हुई थी। लेकिन ये उस जो कटाव को प्राणपुर के आसपास लेकर के जो ब्लॉक एरिया है उसमें भी तो काफी पानी भर जाता है, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी में है ब्लॉक जो है बांध के किनारे ही बना हुआ है और हर साल वहां पे पानी आता है। जी बिल्कुल, उसमें पानी हर साल आता है। हालांकि उसके बगल में कटाव भी भीषण होता है। फिलहाल जो है उस पे कटाव निरोधी कार्य कराई गई है, लेकिन हमको जहाँ तक ये नहीं लगता है कि उस पर कटाव रुक पाएगी। हालांकि वहाँ के लोगों का मांग है कि सरकार के तरफ से इसमें कोई ठोस पहल किया जाए ताकि कटाव पूरी तरह से रुक जाए। हालांकि 3 साल से मतलब लगातार वहाँ पर कटाव निरोधी कार्य कराई जा ये रही है। कहा जाए कि जो जनता है वहां की ये कह रही है कि वर्तमान विधायक ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं बाढ़ से निजात दिलाने के लिए। जी जी। चलिए, तो चलिए रवि से जुड़ते हैं। रवि, क्या है उधर की जमीनी मुद्दे क्या रहेंगे इस बार के? जिस सर मैं कुछ समय लूंगा ज्यादा, क्योंकि यहाँ 3 प्रखंड है, तीनों प्रखंड की एक समस्या तो कॉमन है, कटाव। कटाव एक बड़ी समस्या है यहाँ पर, और कटाव से बहुत ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं। मैं जी आपको बता दूं, बराड़ी प्रखंड की बात करें तो मोहना चांदपुर, कांतनगर, चिचिया, बैसा गोविंदपुर ऐसे पंचायत हैं। बकिया सुखा जो टापू के नाम से ही है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ये लोग कटाव प्रभावित लोग हैं और इनकी समस्याओं का समाधान आज तक नहीं हो पाया। आज भी ये लोग कटाव का दंश झेल रहे हैं और वर्तमान विधायक से लेकर पूर्व विधायक तक भी इन लोगों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। तो कटाव एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। और बराड़ी प्रखंड की बात करें तो मैंने एक बार आप न्यूज में भी देखा होगा कि विधायक जो वर्तमान विधायक है विजय सिंह निषाद जी का मोहना चंदपुर पंचायत में काफी विरोध हुआ था, उनका पुतला दहन भी हुआ था। तो वहां की मैं जमीन पे गया हूँ, वहां के जमीनी हकीकत देख के आप भी दंग रह जाएंगे। मैं कुछ बात आपको बताना चाहूंगा कि मोहना चंदपुर पंचायत के वार्ड नंबर 9 से वार्ड नंबर 17 तक आज भी कोई भी एम्बुलेंस नहीं जा पाता है। और अभी अक्टूबर का महीना है जहां हम और अक्टूबर का महीना है, अभी भी वहां लोग मुख्य सड़क आने के लिए नाव का सहारा अभी भी ले रहे हैं। अभी भी पानी घुटने भर है। नाव से वो लोग वार्ड नंबर 9 से वार्ड नंबर 17 तक करीबन 5000 की आबादी अभी भी नाव से मुख्य सड़क तक आ रहे हैं।
उन लोगों का बहुत सालों से एक मांग है कि कुंडी पुल जो मतलब बना हुआ आजादी है के वहाँ 77 साल बीत गए, लेकिन वाकई में आज भी जो आजादी का जो मजा है नेता लोग ले रहे हैं, जनता को नहीं मिल रहा है उनका मजा। बिल्कुल, ये बिल्कुल कह सकते हैं। मैं वहां पे हाल फिलहाल 2-3 दिन पहले गया था। मुझे नाव से उस वार्ड में जाना पड़ा, बाइक इधर ही खड़ी करनी पड़ी, नाव से टपने के बाद वहां जाना पड़ा। वहां गंभीर समस्या है 2-3, जिसमें सबसे बड़ी समस्या है एम्बुलेंस को लेकर। यदि कोई गर्भवती महिला हो या बुजुर्ग हो, उनको नाव से सड़क तक ले जाया जाता है, या फिर रवि जी, जब आपको याद होगा जब हम लोग कार्यक्रम करने गए थे, जब अपना कार्यक्रम माहौल कैसा है करने गए थे, हम लोग जब पटना से निकले थे तो आप हमसे वहां मिले, मुलाकात हुई थी। वहां पे जब हमने लोगों से पूछा था तो उसमें लोग काफी नाराज थे और कह रहे थे कि कुछ बिचौलियों की वजह से विधायक जी मिलते ही नहीं है। और ये बिल्कुल जो ये बातें आप आरोप कह रहे हैं बड़ा। अभी, और जमीनी समस्या 77 साल के बाद भी अभी तक वहां पर नाव से लोग सफर कर रहे हैं, तो ये क्या ही बोला जाए कि इस तरह का के लोगों का कार्य को कैसे एक्सेप्ट करे जनता। बिल्कुल, यहाँ सबसे बड़ा है विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा आज के राज्य विधानसभा में सबसे बड़ा यही है कि विधायक विजय सिंह निषाद जो वर्तमान विधायक है, उन पर कुछ चुनिंदा लोगों के से घिरे रहने का आरोप हमेशा लगता रहा है। और स्थानीय कुछ जनता ने भी आरोप लगाया है, कुछ वहां के जनप्रतिनिधियों ने भी आरोप लगाया, और विपक्ष की पार्टी तो सरेआम आरोप लगाती है। आप बहुत सारे न्यूज में भी देख सकते हैं इन बातों को। तो एक बिचौलियों से घिरा हुआ मुद्दा ये बराड़ी विधानसभा में इस बार हावी रहेगा। चलिए, और कुछ बातें बरारी मैं और विधानसभा में कुछ कुछ हावी रहेगा मुद्दा जी। समेली प्रखंड की भी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि समेली के भी बहुत लोग मुझसे फोन पर जुड़े। जब मैंने बताया कि एक प्रोग्राम मेरे संपादक सर अभिषेक सर कर रहे हैं, तो उन्होंने भी कुछ मांगे बताई, वो भी बहुत चिंतनीय है। वहां जल जमाव की समस्या से पूरा समेली प्रखंड तबाह है। और वहां के लोगों ने भी कहा कि जो वर्तमान विधायक है उन्होंने जल जमाव की समस्या को लेकर कुछ खास नहीं किया। गंदगी से लोग अभी भी हैं। वहां भी कुछ ऐसे गांव हैं, मैं कुछ नोट किया हूँ मुराद, जो यहाँ के गांव हैं चकला, मोला नगर, खैरा, चांदपुर पूर्वी, चांदपुर पश्चिम, वहां का रास्ता भी बिल्कुल दयनीय है। और एक छोहार पंचायत का दोलंगी गांव है, वहां भी सेम ही समस्या है कि वहां अभी तो तक जहां तक आजादी के मेरी बाद से जानकारी सड़क है, नहीं। विजय सिंह निषाद जी जो 2 टर्म के विधायक रह चुके हैं। जी नहीं, विजय सिंह साथ जी 2 बार ये थे, मेयर थे, विधायक ये पहली बार बने हैं। इसके पूर्व वो कटिहार विधानसभा से चुनाव लड़े थे, वो हार गए थे, फिर दोबारा उन्होंने बराड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ा। और 5 वर्षों में उनके कार्यकाल, हालांकि उनके सड़कों का जाल और अभी चुनाव से पूर्व उन्होंने काफी योजनाओं का शिलान्यास किया है, लेकिन वो कुछ तो मुद्दे आचार अभी संहिता भी लगने वहां। से पहले पहले शिलान्यास कर दिया ताकि जनता में जाके बोल सकें कि भाई हमने तो इतना कार्य किया, लेकिन वो कार्य बिल्कुल धरातल पे दिखे तब तो। बहरहाल चलिए, बिल्कुल बिल्कुल मैं भाई। एक बार फिर से चिन्मय के पास जाता हूं, चिन्मय से बात करूंगा और चिन्मय से समझूंगा कि कटिहार विधानसभा में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि आप कटिहार के रहने वाले हैं, सदर विधानसभा पड़ता है आपका। भी कटिहार की राजनीति पे लगातार कई बड़ी मीडिया हाउस भी अपने नजर गड़ाए हुए हैं, और आप बिल्कुल। लोग भी काफी बड़े नजर से, इस पैनी निगाहों से इसे ताक रहे हैं। लेकिन कटिहार सदर का अभी तक का राजनीतिक समीकरण यह रहा है कि तारकिशोर प्रसाद के चेहरे पे काफी कुछ मतलब भरोसे लायक रहा है, क्योंकि वह 4 बार से विधायक हैं और यहाँ से विधायक बनकर वह पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और उप मुख्यमंत्री जैसे पद को उन्होंने सुशोभित किया है। तो कहीं ना कहीं कटिहार सदर हॉट सीट कहा जाता है, चूंकि उप मुख्यमंत्री जैसे पद को सुशोभित करने वाले उम्मीदवार सदर में हैं, और इस चीज पर सही मायने में कई निगाहें रहती है। लेकिन कटिहार सदर विधानसभा में टक्कर भी काफी दिलचस्प रहता है। हार जीत नहीं का तो कटिहार आंकड़ा। विधानसभा में एक मैं बीच में रुकूंगा आपको, लेकिन कटिहार विधानसभा जो है, सदर विधानसभा, ये 2-3 दिन से तो बहुत ज्यादा हॉट सीट हो गया था, क्योंकि खबर आ रही थी कि भाजपा की ही एक नेत्री, भाजपा के एक एमएलसी, उनकी पत्नी राजद ज्वाइन करने वाली हैं। हमने भी एक जी खबर जी चलाई थी, बहुत ये जी था कि ऐसी। श्योर शॉट था, लेकिन तेजस्वी यादव अब सुन रहे हैं कि मना कर दिया उन्होंने। तो ये माना लेकिन जाए कि जो अंदरूनी कला है वो उभर के आ रही है, अब चीजें सामने आ रही हैं। देखिए, कोई भी एक परिवार में जब बड़े अरसे से किसी एक व्यक्ति का शासन चलता है, तो कहीं ना कहीं मतभेद तो रहता ही है।
लेकिन जी इस बिल्कुल। बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि सूत्रों के हवाले से खबर चल रही थी, न कि कंफर्मेशन था, और ना ही इसकी आधिकारिक को मतलब जो प्रत्याशी के बारे में आप बता रहे हैं जिनकी इच्छा थी जो राजद ज्वाइन करेंगे, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल के आ रही थी, ऐसा उनके द्वारा कोई कुछ कमिटमेंट या किसी सोशल साइट से लेके किसी भी चीज पे नहीं था। इसलिए इसे कहना मतलब गलत होगा कि वह राजद में शामिल होने जा रही थी। सूत्रों के हवाले से यह खबर थी। तो वर्तमान समय में सदर में सूत्र की काफी मारामारी चल रही है और सभी मीडिया हाउसेस सूत्रों के हवाले से खबर दे रहे हैं, लेकिन सूत्र पे ज्यादा भरोसा नहीं करना है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर चलने के बाद पता चलता है कि हमने प्रत्याशी की घोषणा कर दी और सूत्र बताते हैं जो प्रत्याशी बदल गया। तो और राजनीति में काफी कुछ संभावनाएं होती है। मैं बता दूं कि कटिहार सदर सीट में हार जीत का आंकड़ा काफी ज्यादा का नहीं रहता है। अगर आप राजनीति के पुराने पन्नों को उलट कर देखें तो महज 10 से 15 हजार का अंतर रहता है और महागठबंधन और एनडीए में काफी टक्कर होती है। हालांकि सदर विधानसभा में वैश्य समाज का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और वह निर्णायक भूमिका अदा करती है। चलिए तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो कोसी सीमांचल की जो सीटें हैं बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत हॉट सीट होने वाली है। और देखा जाए तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सबका कहीं ना कहीं एक जो मतलब 100% जो रुझान है वो सीमांचल की तरफ झुकता है। वही क्योंकि अभी तक एक और नाम जो है एक और पार्टी ने अभी तक ऐलान नहीं किया है, अभी एंट्री बाकी है असदुद्दीन ओवैसी जी की। एआईएमआईएम की एंट्री बाकी है। अगर उनकी एंट्री होती है तो वो और भी दिलचस्प होगा, क्योंकि फिर मुसलमानों के वोट कटेंगे, क्योंकि सीमांचल में माना जाता है कि मुसलमानों का वोट समीकरण ही निर्णायक भूमिका में रहता है। तो अब देखना ये होगा। फिलहाल जो आप लोगों ने जो जानकारी दी है उस जानकारी के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि अभी वर्तमान में एक खबर आ रही है कि ओवैसी की पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और इन लिस्ट पर वो सारे विधानसभाओं में चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी, जिसमें खास करके मैं बता दूं आपको किशनगंज से ठाकुरगंज, बहादुरगंज, कोचाधामन और किशनगंज एक सीट है। वहीं पूर्णिया से अमौर बायसी कस्बा, कटिहार जिले के जो विधानसभा सीटें उसमें बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, बरारी व कदवा में उन्होंने ऐलान कर दिया है, उनकी लिस्ट जारी हो चुकी है कि वो यहाँ पर उतारेंगे। तो ऐसे में और भी दिलचस्प होने जा रहा है ये चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव। तो मैं अपने जितने भी सहयोगी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर आप लोगों ने इतनी अच्छी चर्चा की और हमें बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव में कोसी सीमांचल में कितने ही अपने लोग हैं। जो एक बड़ा अच्छा गाना है, जिनमें मैं कहूंगा उस गाने को एक बार दोहराएं, जो आपने अभी मुझे लगता है थोड़ी देर पहले आपने पोस्ट भी किया था, उसको जरा दोहरा दें आप। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। अपने ही गिराते हैं नशे मन की बिजलियां। तो यही होने वाला है पूरे बिहार विधानसभा में, चाहे पार्टी कोई भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप सबों का। सर सर एक मैं छूट गया सर, मैं बराड़ी से खुद बिलोंग करता हूँ। बराड़ी में इस बार गंगा पुल एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा और गंगा पुल को लेकर युवाओं में काफी नाराजगी है कि स्थानीय विधायक, और मैं बता दूं इसको जोड़ना चाहूंगा, स्थानीय सांसद जो पूर्व सांसद थे यहाँ से लालचंद गोस्वामी, उनके हार का कारण युवाओं का आक्रोश था कि गंगा पे पुल नहीं बना। रवि, आपका नेटवर्क आपका थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। जी बताएं सर। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूं सर। बरारी विधानसभा में काढ़ा गोला गंगा पिपैती पुल की मांग भी बहुत जोरों शोरों से हो रही है और युवाओं का साफ कहना है कि जो गंगा पुल बनाएंगे, जो गंगा पुल बनाने का वादा करेंगे, उन्हीं को वोट दिया जाएगा। और कुर्सेला प्रखंड का गंगा एक पुल पर मलनिया बरारी गांव है की जो जो चुनाव है वो गंगा पुल के बनाने के ऊपर अब बेस हो गया है, निर्भर करता है कि जो जी कमिटमेंट हाँ, पूरा एक बहुत करेगा। बड़ा मुद्दा मतलब इतनी सड़कें जाल बिछाई गई, उनका कोई मोल नहीं, गंगा पुल बनना चाहिए। जी। युवाओं की बहुत बड़ी मांग है कि कालावला गंगा पुल जो बनाएगा वोट उन्हीं को देंगे। ये युवाओं की वहां की इस बार की बहुत बड़ी मांग है।
चलिए, तो मैं आप सबों से विदा लूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि क्लोजिंग जो है, चिन्मय एक बार आप वो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपका एक फेसबुक पोस्ट देखा था, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ हमारे जो भी सहयोगी हैं वो बड़ा कुछ ना कुछ यूनिक डालते रहते हैं अपने पोस्ट पे। तो चिन्मय मुझे बताइए कि ये जो चुनाव है किस तरह से जाएगा, वो जो आपने एक लिखा था वो कोटेशन, वो जरा आप एक बार फिर से बता दें। जी, वो एक गाने का मुखड़ा है जो अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, क्योंकि चुनाव आते ही एक ही पार्टी के कई सारे दावेदार होते हैं और किसी टिकट किसी एक को ही मिलना होता है। इसी कारण से इस तरह का अल्फाज चुनावी वर्ष में काफी कुछ बयां करती है। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।